गाइस, कैसे हैं आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो आज हम लोग खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा जो पार्ट 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 12th क्लास होम साइंस का चैप्टर था जो उसका अगला पार्ट आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग एक मानक संस्थान के द्वारा प्रमाणित FSSAI के बारे में जानेंगे क्या है और इसके मानक क्या हैं, ये क्यों कब बना, कब अधिनियम ये बना और इसके तहत क्या क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। तो आज हम लोग इसको समझेंगे इस क्लास में। तो दीपावली हो गई और ये फेस्टिवल भी हो गया, तो अब हम लोगों को थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और तो बहुत कम टाइम बचा है उसको आने में। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों में क्या है इसको समझ लेंगे और इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि FSSAI क्या होता है और कब बना है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन टॉपिक क्या है और इसके अंदर क्या है। तो इस टॉपिक का नाम है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ये फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FSSAI। ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 2006 में लागू किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है किस सन में आया है, और इसका हिंदी मीन्स भी पूछ लिया जाता है। तो इसका इंग्लिश मीन्स, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म और इसका सन याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। इसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भोजन से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित किया जाता है। FSSAI के अंतर्गत भोजन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भोजन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य हेतु विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात के नियमन हेतु की गई थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना जो है विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने, मतलब फूड सेफ्टी के लिए विज्ञान साइंटिफिक मानक कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उसको निर्धारित करने के लिए FSSAI की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत फूड के निर्माण, भंडारण, फूड को बनाना, उसको स्टोर करना, उसका वितरण करना और उसे बेचना और फिर उसे मंगवाना ये नियमन हेतु की गई थी। ये सारे नियमों के लिए FSSAI की स्थापना की गई है, जिससे फूड को क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है और उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखा जाता है, जिससे मानव उपयोग के लिए सुरक्षित व पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। ये सारे मानक निर्धारित किए गए हैं जिसके तहत भोजन का प्रोडक्शन किया जाता है। और इसके तहत क्या होता है, बना हुआ भोजन, इन सारे मानकों के अनुसार बना हुआ भोजन, अगर इन सारे मानकों का पालन करके भोजन को बनाया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, वितरण किया जाता है, विक्रय किया जाता है, उसी के अनुसार उसका आयात किया जाता है, तो ऐसा भोजन सुरक्षित और पौष्टिक होता है और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करता है कि जो भी फूड कंज्यूम किया जा रहा है, जो भी उपभोक्ता फूड को ग्रहण कर रहा है, उससे ले रहा है, उपभोग कर रहा है, वो उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम और गुणवत्तापूर्ण होता है। तो देखते हैं कि आप लोगों को FSSAI समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है। ये भोज्य पदार्थों संबंधित मानक बनाता है और उस पर कार्य करने के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान करता है और उससे क्या करता है, इससे सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाता भी है। FSSAI के कार्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये भोजन के लेखों के संबंध में मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियमों का निर्धारण और इस प्रकार अधिसूचित विभिन्न मानकों को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रणाली को निर्देशित करता है। जितने भी लेखों के संबंध में मानक और भोजन के प्रोडक्शन संबंधी मानक निर्धारित करता है, उसको क्या करता है, विभिन्न मानकों पर लागू करने के लिए उपयुक्त प्रणाली निर्दिष्ट करता है। एक गाइडलाइन भी बनाता है और उसे लागू करने के लिए क्या है, वो लागू करने के लिए सारे दिशा निर्देश भी प्रदान करता है और उन दिशा निर्देशों को प्रदान करने के बाद उस संस्थान पर क्या नियंत्रण भी रखता है। अगला है खाद्य सुरक्षा और पोषण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में नीति और नियमों को तैयार करने के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। खाद्य सुरक्षा और पोषण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है, जो भोजन खाद्य पदार्थों से क्या है, भोज्य खाद्य पदार्थों से प्रभावित क्षेत्र है, उनमें नीति नियमों को तैयार करने, वहाँ पे जो भोज्य पदार्थ और खाद्य पदार्थों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर उनके नियमों को तैयार करने, वहाँ क्षेत्र में क्या करता है, नियंत्रण करने, उसके वहाँ पे निरीक्षण करने का कार्य करता है और वहाँ के हालात और सुविधा के अनुसार नियमों को तैयार करने मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जो भी वहाँ की केंद्र और राज्य सरकार होती है, उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी वहाँ पे क्या होता है, फूड क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता से संबंधित जो भी
जो भी कमी होती है उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर उनको सलाह प्रदान करता है और ये भी दिशा निर्देश प्रदान करता है कि किस प्रकार से यहाँ गुणवत्तापूर्ण भोजन को उपलब्ध कराया जा सकता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसके कार्य क्या हैं। आइए आगे देखते हैं कि इसके और कौन कौन से कार्य बताए गए हैं। तो इसमें से 2 कार्य हम लोगों ने देख लिए हैं। देखते हैं तीसरा अगला कौन सा है। तीसरा है देश भर में सूचना नेटवर्क के द्वारा जनता, उपभोक्ता, पंचायतों आदि को खाद्य सुरक्षा और चिंता के मुद्दों के बारे में तेजी से विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। FSSAI देश भर में सूचना नेटवर्क की तरह कार्य करता है। देश भर में फूड से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उसके दिशा निर्देश हैं, मानक उनको क्या करता है, सूचना के रूप में उपभोक्ताओं और पंचायतों आदि तक पहुँचाने का कार्य करता है। और खाद्य सुरक्षा से संबंधित जितने चिंता के मुद्दे हैं, जो भी क्या होती है, जो भी गुणवत्ता से कमी से संबंधित उसकी शिकायतें उसके कारण होते हैं, उनको दूर करने के लिए और उपभोक्ताओं तक विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए क्या है, सूचना भेजने का कार्य भी करता है। तो FSSAI देश में सूचना नेटवर्क के रूप में भी कार्य करता है, जो उपभोक्ताओं तक सही और सटीक जानकारी भेजने का कार्य करता है। अगला है उन लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना जो खाद्य व्यवसायों में शामिल हैं, और उन लोगों को क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षण भी प्रदान करता है जो फूड प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं और या फिर कार्य करने के लिए ललायत है या फूड प्रोडक्शन का कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको क्या है, फूड प्रोडक्शन से संबंधित जितने भी दिशा निर्देश मानक निर्धारित किए हैं उसके अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करके उनको उस कार्य में क्या है, पारंगत बनाता है और उन्हें पूर्ण भोजन को बनाने, उसके भंडारण, उसके विनिमय, उसके विक्रय और आयात संबंधी क्या है, कौशल प्रदान करने का कार्य भी करता है। तो अगला है FSSAI का कार्य, लास्ट कार्य है खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना। खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में जनता को सामान्य जागरूकता प्रदान करता है, जिसके द्वारा जनता को खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानक की जितनी भी गाइडलाइंस है, जो भी नियम है, जो भी दिशा निर्देश है, उनकी जानकारी प्रदान करता है, जिससे क्या है, उपभोक्ता जागरूक रहे और अपने भोज्य पदार्थों संबंधित जो भी क्या है, जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन करके अपने लिए गुणवत्तापूर्ण और संतुलित पौष्टिक खाद्य पदार्थों का आयात कर सके, जिससे उनके स्वास्थ्य और सेहत को कोई नुकसान ना हो और वो एक संतुलित और पौष्टिक भोज्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सके। तो आप लोगों को FSSAI क्या है और कब शुरू हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके कार्य क्या है, ये समझ में आ गए होंगे। गाइस इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। तो FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इसका हिंदी मीन्स भी पूछ लिया जाता है। इसके कार्य भी बहुत ज़रूरी है। ये शुरू कब हुआ, तो ये 2006 में शुरू हुआ था। तो इसके सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, इसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा। तो देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। गाइस अगला टॉपिक है PFA ये खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम से संबंधित टॉपिक है। इसका मतलब है भोज्य पदार्थों में मिलावट संबंधी अधिनियम। तो ये होता है भोज्य पदार्थों में मिलावट संबंधी अधिनियम, जो 1954 में आया था। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से मानक और ऑर्डर आदेश निर्धारित किए गए थे। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। इसका मतलब होता है खाद्य अपमिश्रण निवारण संबंधी अधिनियम। भोज्य पदार्थों में मिलावट संबंधी जो भी कार्य हो रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या है, फूड अपमिश्रण निवारण अधिनियम बनाया गया था, जिसको प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन कहा गया। इसके अंतर्गत इस अधिनियम के तहत भोज्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए तथा उससे क्या है, जो भी खाद्य पदार्थ है उनको गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था, जिसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को रोका जा सके। तो ये एक्ट जो है फूड प्रिवेंशन का काम करता है और उसमें होने वाली मिलावट को रोकने का कार्य करता है। ये 1954 में बना था। तो इसका फुल फॉर्म PFA के अंतर्गत है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। 1954 में आया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भोज्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को रोका गया था। तो इसके बाद है फल और सब्जी उत्पाद आदेश, इसको कहा गया है PFO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। तो इसके अंतर्गत फल और सब्जी, जितने भी फल और सब्जियों से संबंधित प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जो भी बॉटल्स में होते हैं, पैकिंग में होते हैं, उस सब में क्या होता है, FPO का मार्क लगा होता है। इसका मतलब होता है कि ये जितने भी इसके अंदर प्रोडक्ट बना हुआ सील पैक है या फिर बॉटल में है, कैनिंग में है, वो सारा फल और सब्जियों के द्वारा बनाया गया है। तो इसके अंतर्गत ये ऑर्डर आया था FPO, जो फूड प्रोडक्ट में होने वाली फ्रूट और वेजेस में होने वाली मिलावट को रोकने का कार्य करता था। अगला है मांस खाद्य उत्पाद आदेश, इसको कहा गया मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। इसके अंतर्गत आते हैं जितने भी मांस या नॉनवेज जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, वो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अगला है वनस्पति तेल उत्पाद आदेश। इसके अंतर्गत जितने भी वनस्पति तेल या वनस्पति से संबंधित जो भी तैलीय पदार्थ बनाए जाते हैं, वो इस अधिनियम के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आप लोगों को ये तीनों समझ में आ गए होंगे और PFA भी समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं कि कौन सा है खाद्य सुरक्षा, खाद्य गुणवत्ता
और बचाव को बढ़ावा देने, शोध और व्यापार को सुसाध्य करने में CAC ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला एक और है जिसमें क्या है, CAC जिसको कहा गया है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता को बचाव को बढ़ावा देने। खाद्य सुरक्षा मतलब जो भी फूड है वो सुरक्षित रहे, उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे और उसे खराब होने से उसे खराब होने से बचाया जा सके और उसकी पौष्टिकता को बढ़ावा देने के लिए शोध, व्यापार और को सुसाध्य करने में CAC ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अंतर्गत तीन मानक संस्थान है। पहला है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जिसको CAC कहा गया है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन कहा गया है। तीसरा है विश्व व्यापार संगठन, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। तो ये तीन है इसके अंतर्गत निर्धारित संस्थान है। इसमें से पहला देखते हैं कि क्या है। पहला है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जिसको CAC कहा गया है, इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये पूछा जाता है। इसके अंतर्गत ये अंतर सरकारी संस्थान है, मतलब ये सरकारी संस्थान है और जिसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, मानक सुरक्षा और खाद्य तथा कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए स्थापित किया गया है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को ये अंतर सरकारी संस्था है जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, मानक सुरक्षा और खाद्य तथा कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए स्थापित किया गया है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को मुख्य रूप से कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए स्थापित किया गया है। भारत कल्याण मंत्रालय के माध्यम से CAC का सदस्य, जो भारत कल्याण मंत्रालय है वो CAC का मुख्य सदस्य है। CAC खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्यों हेतु महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है जिसका अर्थ खाद्य नियमावली अंतर्राष्ट्रीय, जिसका अर्थ होता है खाद्य नियमावली। CAC खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्यों हेतु महत्वपूर्ण कार्य करता है। CAC खाद्य मानकों से संबंधित जितने भी विकास कार्य होते हैं उनको आगे बढ़ाने और उनको बनाने का कार्य करता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, मतलब ये एक इंटरनेशनल क्या है संस्था है जिसका अर्थ होता है खाद्य नियमावली, मतलब खाद्य पदार्थ से संबंधित जितने भी नियम कानून बनाए जाएंगे उनको बनाने, आगे बढ़ाने और उनका विकास करने का कार्य करता है। तो आगे देखते हैं कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है। तो ये खाद्य नियमावली है जिसके अंतर्गत खाद्य नियमावली खाद्य से संबंधित जितने भी नियम और कानून आएंगे उनको आगे बढ़ाने, रेगुलेट करने का कार्य करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य मानकों का संग्रह भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी खाद्य मानक है, जितने दिशा निर्देश है, जितने भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनको संग्रह करने का कार्य भी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन करता है। CAC में उपभोक्ताओं के संरक्षण और व्यापार, खाद्य व्यापार में शुद्धतापूर्ण पद्धतियों को निर्धारित करने के मानक, पद्धति की नियमावली, मार्गदर्शन और अन्य सुविधाएं अनुशासित शामिल हैं। CAC में उपभोक्ताओं के संरक्षण और खाद्य व्यापार में शुद्धतापूर्ण पद्धतियों को निर्धारित करने, CAC के अंतर्गत जितने भी खाद्य पदार्थ हैं और खाद्य संबंधित व्यापार होते हैं उसको शुद्धतापूर्ण करने के लिए, उसमें उस व्यापार को शुद्धतापूर्ण करने के लिए उसमें जितने भी खाद्य पदार्थ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका प्रोडक्शन हो रहा है, उनका आयात और निर्यात हो रहा है, उनको शुद्धतापूर्ण बनाना और पौष्टिकता और गुणवत्ता के साथ क्या उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए ये मानक निर्धारित किया गया और ये मानक इन सारी नियमावली का पालन करता है, इससे संबंधित सारे दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। तो आप लोगों को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगला टॉपिक देखते हैं कि कौन सा है। गाइस अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन इसको बोला जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। यह गैर सरकारी विश्वव्यापी संगठन है, मतलब ये गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल क्या है, विश्वव्यापी वर्ल्ड ट्रेड संघ ऑर्गेनाइजेशन है। ISO का मिशन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को सुगम बनाने तथा बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के दृष्टिकोण से विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। यह गैर सरकारी विश्वव्यापी संघ है। ISO का मिशन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को सुगम बनाना। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो इंटरनेशनल रूप पर क्या हो रहा है, जो भी व्यापार हो रहा है, जो भी विनिमय हो रहा है, जो भी वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा है उनको सुगम बनाने तथा बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी तथा बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को लाना और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना। जो भी क्या हो रही विनिमय से संबंधित आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उनको सहयोग प्रदान करना और उनको विकसित करने के क्षेत्र में विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन दे रहा और उनको जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उनको विकसित करने, उनको सहयोग करने, उनको सहयोग प्रदान करने और क्षेत्रों में फैलाने के लिए दृष्टिकोण से विश्व में मानकीकरण, जो भी मानक और भी नए बनाए जाने चाहिए उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, जो भी कमियों को बढ़ाने के लिए, उसको और भी अच्छा करने के लिए, जो भी मानक और संबंधित गतिविधियों के विकास के लिए जितने भी क्या है मानक निर्धारित करने चाहिए, जो भी सहयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन क्या है प्रदान करता है। जो भी विनिमय प्रणाली उसको सुगम बनाने के लिए ये सारे कार्य करने का
दायित्व उठाता है। तो ISO किसी संस्थान की गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित होता है। ISO किसी संस्थान की गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित होता है। जो भी संस्थान है उसका कार्य, उसका प्रबंधन कितना गुणवत्तापूर्ण है, उसमें कितनी गुणवत्ता है और कितना नियमावली से वो कार्य कर रहा है, ये सारा अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संगठन का कार्य होता है। तो CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ISO के बीच कुछ मुख्य अंतर हैं जिनको समझ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये अंतर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है CAC का राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। CAC जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है वो राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब ये राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। लेकिन ISO स्वैच्छिक है। इसमें जो भी उपभोक्ता, जो भी व्यापारी संगठन विनिमय का कार्य कर रहे हैं वो स्वैच्छिक रूप से कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दबाव या अनिवार्यता नहीं होती है। जबकि राष्ट्रीय नियमों के विकास के लिए जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं, जो भी स्तर निर्धारित किए गए हैं, वो अनिवार्य रूप से सभी संस्थाओं पर लागू होते हैं। तो दूसरा है परिवर्तन बहुत धीमे होते हैं। CAC में जो भी मानक संस्थान के द्वारा बनाए जाते हैं और जो भी दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं उसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। वो लोगों तक पहुँचने में क्या होते हैं, बहुत धीमी गति से पहुँचते हैं और लोग उन्हें बहुत धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने व्यापार संगठन में लागू करते हैं। इसमें ISO में प्रत्येक 5 वर्ष बाद मानकों का पुनरावलोकन होता है। जो ISO है वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, मतलब एक टाइम फिक्स होता है इसमें, हर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जितने भी मानक निर्धारित किए गए, जितने भी दिशा निर्देश प्रदान किए गए, उनको हर 5 साल में क्या है, दोबारा से पूरा देखा जाता है, रीशेड्यूल किया जाता है। जो भी कमियां होती हैं उनको सुधारा जाता है, उनको पुनः क्या है, पुनर्व्यवस्थापित किया जाता है। जबकि CAC में अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन करता है। जो CAC है वो अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन करता है। जो भी पद्धतियाँ, जो भी मानक बनाए जाते हैं, अगर उसमें से कुछ लोग उसमें उसके मत में हैं तो वो उसको स्वीकार करेगा और मानक को लागू कर देता है। जबकि ISO होता है वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन करता है। जो ISO है वो वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियाँ, जितने भी वर्तमान मानक है, जितने भी नए मानक बनाए गए हैं, जितनी भी औद्योगिक पद्धतियाँ, उनका वर्णन करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, इनको लागू करने का कार्य करता है। तो आप लोगों को CAC ISO के बीच अंतर समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक। तो गाइस आप लोगों को CAC और CAC इस संस्थान की गुणवत्ता प्रबंधन संबंधित है। CAC और PFPO जितने भी FSSI, तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आते रहेंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो, नई क्लास के साथ। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।